चलिए बेटा, तो आज अपना फिजिक्स के लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 2 है ना। लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 1 अपन ने समझ लिया था। उसमें हमने किस किस की बात की थी? फोर्स की, फोर्स के टाइप की, उसके बाद इनर्शिया, इनर्शिया के टाइप की, उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मतलब न्यूटन का, और उसके बाद मोमेंटम। मोमेंटम तक मैंने पढ़ लिया था, है ना। मोमेंटम तक पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ने वाले हैं बेटा न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ, और फिर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, पहले अपन थ्योरी पढ़ेंगे और फिर इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो करेंगे और उसके अलावा भी बहुत सारे करेंगे। ठीक है, तो रिवीजन करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा न्यूटन के सेकंड लॉ। किसकी बात करेंगे? न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था? न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था? तो उन्होंने सिंपल सा ये बोला कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है। किसका? बॉडी का। मोमेंटम क्या होता है एक बार फिर से समझ ले, जो लोग नहीं आए थे। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो अब इस मोमेंटम में चेंज होने वाला है। क्या होने वाला है? चेंज। तो हमने लिखा यहां पर, ध्यान से सुनना। मान लो हमारा मोमेंटम P2 माइनस P1, इसको क्या बोलेंगे? चेंज इन मोमेंटम। क्या बोलेंगे? चेंज इन मोमेंटम। और अगर इसमें मैं टाइम का डिवाइड दे देता हूं तो इसे क्या बोलेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या बोलेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? फोर्स के। यही सेकंड लॉ है, बस इसी को थ्योरी में लिखना है। कैसे लिखेंगे बेटा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। क्लियर? सेकंड लॉ क्या है न्यूटन का? कि मोमेंटम जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ में, तो मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। क्लियर? तो न्यूटन का सेकंड लॉ अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या बेटा? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the rate of change of momentum, the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force। सिंपल सा क्या याद रखना है ये लाइन को? The rate of change of momentum is directly proportional to applied force। बताओ क्लियर है कि नहीं? The rate of change of momentum is directly proportional to applied force। यहां तक किसी को दिक्कत? किसी को भी प्रॉब्लम? तो अगर बताएं, अगर मैं यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं तो यहां पर बेटा देखो बेटा, ये लग जाएगा एक कांस्टेंट P2 माइनस P1 अपॉन T आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? तो यहां से K की वैल्यू जो है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? और इसकी वैल्यू बेटा होती है 1। क्या होती है? तो यहां से F इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? P2 माइनस P1 अपॉन T। P2 माइनस P1 अपॉन T आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब आपको पता है, मान लो इनिशियल वेलोसिटी हमारी u है, तो मोमेंटम इनिशियल क्या हो जाएगा? mu, और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारा? mv। तो अगर हम यहाँ रख दें तो हमारा फोर्स हो जाएगा mv माइनस mu अपॉन t। तो इसमें m कॉमन ले सकते हैं बेटा, क्या आ जाएगा? v माइनस u अपॉन t। दूसरा फॉर्मूला बन गया। इतना समझ में आ गया? अब आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी के अपॉन टाइम को क्या कहते हैं? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, F इक्वल टू m। इसको v माइनस यू अपॉन टी को क्या बोलते हैं? a बोलते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को एक्सेलरेशन बोलते हैं। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे रख दिया, तो m ये हो गया, F इक्वल टू m हो गया प्रूफ।
तो 9th लेवल पर अपन इसको ऐसे ही प्रूव करते हैं, 10th मतलब 11th के लेवल पर अपन इसको डिफरेंशिएशन से भी प्रूव करते हैं, वो आगे की चीज है, वो तुम्हारी जरूरत की नहीं है अभी तो सिंपल लैंग्वेज में समझना है। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है, ध्यान से सुनना, जब भी किसी में टाइम का डिवाइड होता है क्या बोलते हैं उसको, रेट। क्या बोलते हैं, रेट। और P2 माइनस P1 का क्या मतलब है, चेंज इन मोमेंटम। टाइम का डिवाइड तो क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये किसका सिंबल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अप्लाइड फोर्स के। तो इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। किसी को दिक्कत? अब आप लोगों को चाहे तो पहले वैल्यू रख दो, बाद में के रख दो, लेकिन अपन ने जानबूझ के पहले रखा जिससे मोमेंटम भी दिया जाए तो अपन सीधा कर सके। अब यहां से देखो बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो k की वैल्यू 1 रख देंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन T। अब मान लो इनिशियल मोमेंटम हमारा mu है और फाइनल मोमेंटम mv है, तो यहां रख देंगे mv माइनस mu अपॉन T। m कॉमन आ जाएगा तो m इक्वल टू, समझो बेटा दीदी समझो, यहाँ फाइनल मोमेंटम रखेंगे mv और यहाँ इनिशियल मोमेंटम रखेंगे mu, और m दोनों में है, कॉमन ले लेंगे तो v माइनस यू अपॉन क्या आ जाएगा, t। और v माइनस यू अपॉन t आ जाएगा तो बेटा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। कहाँ देख रहे हो, क्यों बेवकूफ बना रहे हो? तो बताओ क्या बोला मैंने? हाँ, v माइनस यू अपॉन टी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो v माइनस यू अपॉन टी की जगह अपन ने क्या रख दिया, a। तो F इक्वल टू हमारा क्या प्रूफ हो गया, m। तो ये हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ है। F इक्वल टू m किसका लॉ है, सेकेंड का, न्यूटन का सेकेंड लॉ है। क्लियर? यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक समझ में आ गया, किसी को प्रॉब्लम? चलिए, तो इसके आगे मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा तो आप लोग लिख लेना, है ना, स्क्रीनशॉट बना के भेज दूंगा, नहीं तो, है ना। चलो, और लिखना है तो लिख लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, जिसके पास में लिखा है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, है ना, लिख लेना, मैं वीडियो बना के भेज दूँ। ये समझ में तो आ गया ना सबको? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फिर से सुनो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, के आएगा, के की वैल्यू बेटा 1 होती है, तो F इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन T आएगा। F इक्वल टू M V माइनस U अपॉन T, और F इक्वल टू आ जाएगा A, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। क्लियर? समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? ये प्रूफ कौन कौन कर लेगा इसको प्रूफ, जो बिना देखे, अभी मैं साफ कर दूं, देख के बिना देखे कर लेगा। 1 2 3 4 5 6 7, तुम दोनों क्यों नहीं कर पाओगे? तो हाथ उठाओ ना। हाँ, तुम कर लोगे, चलो सभी कर लेंगे, चलो बहुत बढ़िया। तो अपन बात करते हैं बेटा नेक्स्ट, अब बेटा बात करते हैं बेटा इम्पल्स की। किसकी बात करते हैं, इम्पल्स की। और इम्पल्स के बाद बात करेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ की और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा, फिर अपन इसके करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए बेटा, इम्पल्स। इम्पल्स तो ध्यान से सुनेंगे बेटा, इम्पल्स क्या होता है। आपने कभी हथौड़े से कील ठोकी है, हथौड़े से कील ठोकी है? हथौड़े से जब अपन फोर्स मारते हैं तो कैसा होता है, छोटा होता है कि लार्ज होता है? ऐसे ऐसे मार के ठुक जाएगी कील, जोर से मारते हैं, लार्ज फोर्स, और कितने देर के लिए रखी रहते हैं कि मतलब मार के तुरंत हटा लेते, तो टाइम इंटरवल कितना होता है, छोटा। तो जब किसी बॉडी पर लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए लगता है तो उसे हम इंपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंपल्स। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी या ऑन द बॉडी एंड स्मॉल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इम्पल्स। और इम्पल्स को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, जब लार्ज फोर्स स्मॉल टाइम इंटरवल्स के लिए लगता है तो हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स।
इसको हम डिनोट करते हैं जे से, इट इज डिनोटेड बाय जे। तो जे इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, जे इक्वल टू लार्ज फोर्स मतलब एफ और टाइम इंटरवल डेल्टा टी। ये डेल्टा टी का मतलब यहां है डिफरेंस इन टाइम, टाइम इंटरवल T2 माइनस T1, समझ गए ना। इसको हम बोलते हैं टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। और ये स्मॉल होता है, कैसा होता है, स्मॉल। और ये लार्ज फोर्स है, ये क्या है, लार्ज फोर्स। और ये क्या है, इंपल्स है। क्या है, क्लियर, बात समझ में आई। लार्ज फोर्स और स्मॉल टाइम इंटरवल के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, इंपल्स कहते हैं, इंपल्स कहते हैं। अब आप मुझे बताओ इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट जे की। तो फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। टाइम की क्या होती है, सेकेंड। तो न्यूटन इंटू सेकेंड। आई बात समझ में, आ गई सबको समझ में। फोर्स की जे की यूनिट निकालनी है तो न्यूटन फोर्स की रख दो, टाइम की सेकेंड रख दो, न्यूटन इंटू सेकेंड, जे हो गया। नहीं आई समझ में, नहीं आई, सही सही बताओ, हाँ या ना, पक्का। क्योंकि स्पीड अपन कैसे लिखते थे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। ऐसी इंपल्स का कैसे लिखते हैं, फोर्स इंटू टाइम, तो फोर्स का न्यूटन और टाइम का सेकंड। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। चलिए, तो इसका सेकंड यूनिट सीजीएस यूनिट भी बताएं, सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या होगी, तो फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है बेटा डाइन, याद कर लेना। फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन, ऐसे मैंने लिखाई थी, न्यूटन और डाइन। फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, फोर्स की सीजीएस यूनिट डाइन होती है, और एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ऐसी 1 न्यूटन में इतने डाइन होते हैं। ठीक है, नहीं याद हो तो ये वीडियो अपन देखेंगे तो उसमें से अपन अलग से नोट बना के लिख लेंगे। तो फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या हो गई, डाइन, और टाइम की तो सेकंड ही रहती है, तो डाइन इंटू सेकंड क्या हो गई, जे की सीजीएस यूनिट। क्लियर, डाइन इंटू सेकंड क्या हो गई, इंपल्स की सीजीएस यूनिट। बात समझ में आई कि नहीं, आई कि नहीं आई, नहीं आई तो फिर से समझाए क्या, हाँ या ना तो बोल दो, आ गई। चलो आप तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देखो बेटा, इधर देखो बेटा फॉर्मूला, J इक्वल टू एफ इंटू टी था, एफ का न्यूटन, टाइम का सेकंड, न्यूटन इंटू सेकंड, डाइन इंटू सेकंड, सिंपल। बात समझ में आई। अब बताओ फोर्स कैसी यूनिट है, एसआई, वो वेक्टर या स्केलर, कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर, वेक्टर। फोर्स में डायरेक्शन होती है, फोर्स भी स्केलर कब से होने लगा, फोर्स में तो डायरेक्शन होती है, इधर लगा रहे हो कि इधर लगा रहे हो। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर है तो इंपल्स भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगा, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बताओ बात समझ में आई। अच्छा एक बात और समझना, क्या समझने वाली बात है, बात यह है, इधर देखो, इधर दीदी सब लोग इधर देखो, आपने अभी पढ़ा था F इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम पढ़ा था dt, P2 माइनस P1 अपॉन T। तो यहां से मैं F इंटू टी निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, P2 माइनस P1। तो फोर्स इंटू टाइम को क्या कहते हैं, चेंज इन मोमेंटम। फोर्स इंटू टाइम किसके बराबर आया, तो ये भी तो फोर्स इंटू टाइम ही है कि नहीं, ये भी तो फोर्स इंटू टाइम है और ये भी फोर्स इंटू टाइम है। इसका मतलब इंपल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम को ही कहते हैं। इंपल्स किसको कहते हैं, चेंज इन मोमेंटम, या कहें इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो यहां लिख सकते हैं इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब चेंज इन मोमेंटम की इक्वल होता है तो जो मोमेंटम की यूनिट होती होगी, इधर जो मोमेंटम की यूनिट होती होगी वही किसकी होगी। तुम आज नींद में हो क्या, तो फिर ऐसे ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, तरीके से बैठो, थोड़ा सा रिएक्टिव हो, ऐसे बैठे हैं जैसे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा हो, ऐसा क्यों बैठे हो, अच्छे से बैठो। देखो बेटा
चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है इंपल्स। कैसे पता चला इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है? क्योंकि फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, और टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन गया फोर्स इंटू टाइम, और फोर्स इंटू टाइम को जे कहते हैं, तो जे किसके बराबर आ गया? P2 माइनस P1। तो यही चीज को इंग्लिश में लिख दी कि इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। इंपल्स किसके इक्वल होता है? तो इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। बताओ बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये हमारा 9th क्लास में ये इंपल्स एक नया टॉपिक था, वो हमने पढ़ा दिया है। इंपल्स के बारे में क्या याद रखना है? लार्ज फोर्स स्मॉल टाइम इंटरवल। लार्ज फोर्स, इसके प्रोडक्ट को इंपल्स कहते हैं। तो लार्ज फोर्स स्मॉल टाइम इंटरवल के प्रोडक्ट को इंपल्स कहते हैं। क्लियर? इंपल्स जो है ना वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। ठीक है? एसआई यूनिट इसकी क्या हो गई? न्यूटन इंटू सेकेंड। ये J4 इंपल्स है, जूल मत मान लेना। J4 क्या है? इंपल्स। इंपल्स की एसआई यूनिट न्यूटन इंटू सेकेंड होती है। इंपल्स की सीजीएस यूनिट न्यूटन इंटू सेकेंड होती है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और मैं ये भी बता देता हूं, जो यूनिट मोमेंटम की होती है वही इंपल्स की होती है, क्योंकि इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। तो जो मोमेंटम की होगी वही किसकी होगी? तो इंपल्स की एक यूनिट और होती है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। इंपल्स की यही तो, मोमेंटम की यही तो होती है, मास इंटू वेलोसिटी से, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम की यही तो होती है, मास की किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। होती है कि नहीं होती है? तो ऐसे ही ये भी किलोग्राम की जगह ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसकी दो एसआई यूनिट, दो सीजीएस यूनिट हुई, एक न्यूटन इंटू सेकेंड, एक किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। लिख लो, नहीं तो भूल जाओ ये। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं। अब अपन पढ़ते हैं बेटा न्यूटन का थर्ड लॉ। सेकेंड लॉ हो गया, इंपल्स हो गया। अब अपन क्या पढ़ते हैं? थर्ड लॉ। तो हेडिंग डालें, न्यूटन्स थर्ड लॉ। देखो बेटा, इधर देखें, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। याद करो, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, लेकिन एक्शन और रिएक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या? हर एक्शन के बाद एक रिएक्शन लगता है। जैसे मैंने किसी को ऐसे मारा तो एक्शन और रिएक्शन एक साथ लगते हैं। बाद का मतलब ये नहीं है कि मतलब एक्शन लगा दोगे उसके बाद है, एक्शन और रिएक्शन एक साथ लगते हैं। तो यहां लिख सकते हैं एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अपोजिट रिएक्शन। Every action has an equal and opposite reaction. Every action has an equal and opposite reaction. ये हमारा हो गया क्या? न्यूटन का थर्ड लॉ। इधर देखो, मान लो एक बॉडी है ये और एक बॉडी है ये, ठीक है ना? इस बॉडी ने इस पर फोर्स, ये फर्स्ट बॉडी है, सेकेंड, इसने इस पर फोर्स लगाया तो इसको हम कहते हैं F21, और इसने इस पर लगाया फोर्स तो इसको हम बोलते हैं F12। तो F21 जो है वो बराबर है F12 के, लेकिन विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस। तो यहां पे एक्शन और रिएक्शन कैसे हो गए? अपोजिट। ठीक है? अब इसके बहुत सारे एग्जांपल आप पढ़ सकते हैं। कैसे? आपने ध्यान से दिया होगा, अपन किसी ऐसी चीज को मारते हैं तो अपने भी तो लगती है। अपने क्यों लगी? क्योंकि अपन ने उसको मारा तो उसने अपन को मारा। एक्शन अगर उस पे लगा तो रिएक्शन अपनी बॉडी पर लगा। लगा कि नहीं लगा? लगा कि नहीं लगा? और दोनों एक्शन और रिएक्शन हमेशा बराबर होते हैं। अपन स्लो मारेंगे तो अपने स्लो लगेगी, तेज मारेंगे तो अपने तेज लगेगी। समझ गए ना? तो जितना ज्यादा एक्शन उतना ज्यादा रिएक्शन। क्लियर? बात समझ में आ गई? अच्छा ये बताओ,
मनुष्य जो है वो चल कैसे पाता है? वो पृथ्वी को धक्का मारता है। पृथ्वी को क्या मारता है? पुश करता है। पृथ्वी अपन को पुश करती है, अपन ने पुश किया, उसने अपन को पुश किया, इसलिए चल पाता। अब मैं आपसे हवा में ऐसे किसी बच्चे को टांग दूं और उससे बोलूं चलो, तो चल पाएगा? वो ऐसे ऐसे मटकाते ही रहेगा, चल पाएगा? नहीं। क्यों? वो एक्शन लगा ही नहीं पा रहा किसी पर, उसको रिएक्शन नहीं मिल रहा। और धरती पर वो क्या करता है? एक्शन लगाता है, धरती अपन पर क्या लगा देती है? रिएक्शन। इसलिए वो बॉडी चल पाती है। अभी मैं बर्फ की सिल्ली लेके आऊं और आपसे बोलूं इस पर चलो, तो बर्फ की सिल्ली पर आप एक्शन लगाओगे, स्लिप हो जाओगे, फ्रिक्शन नहीं है तो एक्शन लगेगा नहीं ढंग से, रिएक्शन होगा नहीं, तो आप चल नहीं पाओगे, तो स्लिप होगे, गिर जाओगे। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? तो एक्शन के अपोजिट क्या लगता है? रिएक्शन लगता है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ था, लिख ले। अब हेडिंग डालो बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो है देखो बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, आप तो ये समझ लो बेटा, जहां आपको कंजर्वेशन शब्द लिखा दिख जाइए वही चीज कांस्टेंट होती है। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो एनर्जी कांस्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ मास तो मास कांस्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो मोमेंटम कांस्टेंट। बात समझ में आ गई? आगे समझ में कि नहीं? कंजर्वेशन अगर वर्ड दिखा जाए तो आप क्या बोलेंगे कि वो चीज क्या होती है? कांस्टेंट होती है, कंजर्व होती है। किसकी? सिस्टम की। तो यहां पर कौन सी चीज कंजर्व है? मोमेंटम। तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम remains constant. The total momentum of the system remains constant. और कब तक? जब तक until an external force is applied on it. The total momentum of the system remains constant. अगर यहां एनर्जी लिखी होती तो क्या लिखते हैं आप लोग? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर यहां मास लिखा होता, कंजर्वेशन ऑफ मास, तो क्या लिखते हैं आप? टोटल मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, क्या रहता है? कांस्टेंट होता है। अब कैसे प्रूव करते हैं इसको कांस्टेंट है? तो देखो बेटा, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है F इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन T। फोर्स अगर ना लगे तो फोर्स अगर जीरो हो, हम यहां पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ F इक्वल टू 0 देन, तो यहां पर जीरो लिखने से ये क्या आ जाता है? P2 माइनस P1 अपॉन T। तो यहां से P2 माइनस P1 इक्वल टू क्या आ गया? 0, क्योंकि T का मल्टीप्लाई 0 से हो गया तो 0 आ गया, और यहां से P2 इक्वल टू क्या आ गया? P1। तो जितना मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम बाद में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है P कांस्टेंट। तभी तो जितना पहले मोमेंटम था सिस्टम का उतना ही बाद में। इसका मतलब मोमेंटम कैसा है? कांस्टेंट। तो ये प्रूफ हो गया। आपको याद रखना है कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, लिख लो।